भारतीय फौज, भारतीय और जितनी हमारी सुरक्षा प्रणाली हैं, उनकी आज के दिन में तैयारी बहुत उच्च दर्जे की है। कि रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कितना इंटरनली नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत को? हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर होते हैं। इस सरकार ने वो फैसला लिया है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया जाएगा। हिम्मत है तो करके दिखाए। अगर वो एक न्यूक्लियर बम मारेगा, हम 10 मारेंगे। इंडियन आर्मी आईएसआई को किस नज़रिए से देखती है? आईएसआई उसके लिए क्या है? हम उनको निपट रहे हैं, अब आगे अभी निपटा है, आगे भी निपटेंगे। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादव और इस वक्त आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। मेरा पहला सवाल यही होगा, इंडियन आर्मी की तैयारियाँ क्या हैं? किस तरीके से जैसे डिफेंस बजट बढ़ा दिया गया है? देखिए, ऐसा है कि इंडियन आर्मी, और मैं बोलूँगा कि इंडियन आर्मी तो एक भारत का एक फाइटिंग आर्म है, जो भारत की रक्षा के लिए जिनकी जिम्मेवारी है। भारत अपने चारों तरफ और अंदरूनी कई दुश्मनों से घिरा हुआ है। और आपने अमूमन सुना होगा 2 फ्रंट वॉर, 2.5 फ्रंट वॉर, कोई कहता है 3.5 फ्रंट वॉर, कोई कहता है 4 फ्रंट वॉर। तो अगर मैं इन सब मुद्दों को लेके चलूं कि हमारी चैलेंजेस क्या हैं। हमारी एक तरफ वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान है, जो लगातार 1947 से लेके आज तक भारत के साथ दुश्मनी निभा रहा है। हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स हैं, वो 1960-62 के बाद जब चीन ने वहाँ पे हमला करके हमारी इलाके को कब्जा करने की कोशिश करी, तो चीन के साथ हमारी जंग हुई 1962 की। उसके बाद में और युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ। 1965 हो गया, 1971 की जंग, जब हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया, जो ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बन गया, उसको आज़ादी मिल गई। और उसके बाद में इंसर्जेंसी के ऑपरेशन पाकिस्तान के माध्यम से चलते रहे। और फाइनली फिर 99 में उन्होंने कारगिल में एक दुशासन किया और उसका भी मुँह तोड़ जवाब खाया। और बाद में जब गलवान की घटना घटी 2000 में कोविड के दौरान, जब चीनियों ने ये सोचा कि भारत की फ़ौज कोविड के माहौल में रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी और वो चुपचाप आके कोई इलाके को कब्जा कर जाएंगे, तो हमने उस समय चीन को ये दर्शाया कि भारत की जो काबिलियत है, भारत की फ़ौज 15 दिन के अंदर 50,000 फ़ौज हमारी चीनियों के सामने खड़ी होगी। और गलवान में हालांकि गोली नहीं चली, हमने उनको मार मार के वहाँ लिटाया। हमारा भी नुकसान हुआ, लेकिन चीनियों को ये एक संदेश मिल गया कि भारत की फ़ौज के साथ अगर वो कोई भी पंगा लेगा तो मुंह की खाएगा। लेकिन ये तो चर्चा होगी सिचुएशंस की और हमारी रिस्पॉन्स। अब जब हमको पता चला कि एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान, जो आपस में मिले हुए हैं, लगातार एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और 80% से ज़्यादा पाकिस्तान के हथियार चीनी हथियार हैं, और उन्हीं के जोर पे वो लड़ेगा, और साथ साथ में कोई अमेरिकन हथियार भी उसके पास में है। तो हमने अपनी तैयारी चीन के साथ मुकाबला करने के लिए शुरू कर दी बहुत पहले से। और हमने उस चीन को अपना मेन एडवर्सरी मानते हुए अपनी क्षमताएं, चाहे वो आर्मी की हो, एयरफोर्स की हो, नेवी की हो, मिसाइल पावर की हो, हमारी स्पेस के अंदर सैटेलाइट्स हों, उन सब को हमने उतना उसको उस स्तर पे लेके गए कि हम खुद अपने बलबूते पे चीन का सामना कर पाएँ। और अगर ज़रूरत हो तो चीन और पाकिस्तान को दोनों मिलके अगर वो आएँ, तो तब भी हम उनको निपट लें। तो ये हमारी तैयारी है। और मैं बांग्लादेश को भी नहीं भूलूँगा इसमें, कि जो घटनाएं बांग्लादेश के अंदर आज के दिन में हो रही हैं, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि भारतीय फ़ौज, भारतीय और जितनी हमारी सुरक्षा प्रणाली हैं, उनकी आज के दिन में तैयारी बहुत उच्च दर्जे की है। हम सेल्फ रिलायंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, सारा वेपन इक्विपमेंट हम खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब संदूर के दौरान हमने ये एक दर्शाया कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जब हमने कार्रवाई करी, हमने बिल्कुल अपने जो भारत के अंदर निर्मित जो सिस्टम्स हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के चुन चुन के जो उनके टेररिस्ट टारगेट थे
और उसके बाद में जब उन्होंने और हिमाकत करी तो उनकी जो बड़ी पूरी जो मेजर एयर बेसिस थे उनको हमने इस हालत में ला दिया कि उनको अपने हाथ खड़े करने पड़ गए। तो ये हमारी क्षमता आज के दिन में। एक लंबे समय से हम देख रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशी लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। क्या लगता है कि आने वाले वक्त में कितना इंटरनली नुकसान पहुंचा रहे हैं भारत को? देखिए, रोहिंग्या तो अभी आने लगे हैं। भारत के अंदर अवैध घुसपैठ तो बहुत बरसों से चल रही है और इसका मैं श्रेय दूंगा हमारी जितनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिन लोगों ने इन लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी, उनके बाद में उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए, उनके वोटर कार्ड बने ताकि कोई पार्टी उनका फ़ायदा उठा पाए। ये तो भारत के अंदर हमारा ये एक हाल है। तो ये अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, 1971 के बाद लगातार बांग्लादेश के माध्यम से भारत के अंदर घुसपैठ चलती चली आ रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो टेररिज्म, जो दहशतगर्दी की उनकी कार्रवाइयाँ वो नहीं रुक रही और वो भी इन्फिल्ट्रेशन करके, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हो या आपके इंटरनेशनल बॉर्डर से हो या नेपाल के माध्यम से हो, वो कार्रवाइयाँ लगातार चलती रही हैं। और भारत की जो फोर्सेस हैं हमारी, चाहे हमारी आर्मी हो, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हों, हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस हों, सब इस बात को लेके सजग हैं कि ये थ्रेट एग्जिस्ट करता है। लेकिन हमको इसके साथ साथ अब इसको और बढ़ने नहीं देना है। हमने इन्फिल्ट्रेशन को ज़ीरो लेवल पे लेके आना चाहिए और अंदर जितने आ चुके हैं उनको चिन्हित करके उनको भारत की सीमाओं से बाहर निकाल देना चाहिए। और इस मुहिम में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आज के दिन काम कर रही हैं और आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये हमारी विडंबना है, हमारी एक सेकुलर नेचर, हमारी जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार के लोग उसका फ़ायदा उठा के भारत के अंदर घुसने की और भारत की सिक्योरिटी के ऊपर आंच लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज की हमारी सरकार इससे सजग है और मुझे उम्मीद है कि हम इसको पूरी तरह से स्टेम आउट कर पाएंगे। फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो हाल ही में एक जैगुआर क्रैश हुआ। ये वो फाइटर जेट्स हैं जो पहले बैन कर दिए गए बाकी आर्मीज़ की तरफ से, फिर भारत में ऐसा क्यों, अभी तक क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं? देखिए, भारत एक बड़ा यूनिक मुल्क है। यहाँ पर हम जो भी हमारा इक्विपमेंट है हम उसको बहुत संभाल के इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट का, चाहे वो फाइटर जेट हो, इंटरसेप्टर्स हों, इनकी जो बेस प्राइस है बहुत महंगी है, करोड़ों रुपए की लागत या डॉलर्स की अगर मैं बात करूं। तो इसलिए हम ये इतनी हमारे पास वो फ्रीडम नहीं है कि हम उनको एकदम उसको चेंज कर दें या नया कोई सिस्टम ले आएं। लेकिन लगातार किसी भी आर्म फोर्सेस को अपना मॉडर्नाइजेशन करते रहना चाहिए, अपने इक्विपमेंट का अपग्रेडेशन करते रहना चाहिए। हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग, आपको याद हो जो तेजस का हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, कितने बरस लग गए वो तेजस के हवाई जहाज़ को इंट्रोड्यूस करने में। इसके बीच के इंटरव्यूनिंग पीरियड में जो हमारी कोई 40-42 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता थी वो घट के तकरीबन 30-35 के करीब पहुंच गई। तब भी पीछे वाली सरकारों ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर अभी जाके हमारी जो मौजूदा सरकार है उन्होंने राफेल जेट लिए, हमारी जो Su-30 या Mark 1 हमने उनको अपग्रेड किया और ये हमारी जो अभी आज के दिन में मुहिम चल रही है कि भारत की एयरफोर्स को हम एक उच्च दर्जे की मॉडर्न एयरफोर्स बना दें, 5th जनरेशन और 6th जनरेशन तक लेके चले जाएं। अभी जो पुराने जहाज़ जैसे आपके हंटर हो गए, MiG-21 हो गए, अभी भी कार्यरत हैं, उनको हम मेंटेन कर रहे हैं। ये अफसोसनाक है कि किसी कारण, टेक्निकल कारण से अगर कोई हादसा हो जाता है, हमारे जो पायलट हैं बहुत मशक्क़त के बाद और ट्रेनिंग के बाद उनको एक लेवल पे लेके आया जाता है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है और मुझे ये भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारा तेजस Mark 1 और जो तेजस जो हमारा एडवांस एमका जिसका आपने नाम सुना होगा, उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा कर पाएंगे और ये हमारी जो शॉर्टफॉल है इसको हम पूरा कर पाएंगे। आपने अभी हाल ही में मौजूदा सरकार की बात की, हम पहले की सरकार और अब की सरकार की अगर बात करें तो कितना बजट को लेकर या फिर इंडियन आर्मी को छूट देने को लेकर क्या कहेंगे?
देखिए, ऐसा है कि कोई भी मुल्क, उसकी हिफाजत, उसकी तरक्की, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकती जब तक उसकी बॉर्डर सेफ नहीं है, उनके इंटरनल सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं हैं और ऐसा माहौल नहीं है जहाँ पर कि आगे बाहर से कोई इन्वेस्ट करे। और उसको अगर आपको कायम करना है तो आपको अपनी सिक्योरिटी के ऊपर तो तवज्जो देनी पड़ेगी और सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ेगा। और ये हमारी आज की जो मौजूदा सरकार है, इनको मालूम है कि अगर भारत ने तरक्की करनी है तो हमारी बॉर्डर्स की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, अंदरूनी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अगर एक सेफ्टी का माहौल होगा तभी आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा। और उसको चलते ये सरकार ने फैसला लिया है, जो बजट में एनहांसमेंट हुआ है 2.5 2.9 के तकरीबन जाने के कगार पे हम। और वैसे भी जो पेंडिंग हमारे जो प्रोक्योरमेंट्स हैं उसको हम रोल ओवर करते हैं, तो इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं है भारतीय सरकार के पास। लेकिन हमको क्या इक्विपमेंट लेनी है, वो क्या दर्जे की होनी चाहिए, उसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और पहली सरकारों में आपको ये भी शायद मालूम होगा कि बहुत सारे वहाँ पे आपके जो गबन हुए, कांड हुए, जिसके अंदर की गलत इस्तेमाल किया गया हमारी डिफेंस बजट का, बिचौलियों का इस्तेमाल किया गया, कमीशनें खाई लोगों ने। बॉफर्स के बारे में आपको जानकारी होगी, आपको वो अगस्ता हेलीकॉप्टर्स के बारे में जानकारी होगी। और उसी के चलते बहुत सारे जो हमारे गवर्नमेंट के अदारे थे वो किसी भी डिफेंस डील को पूरा करने में डरते थे कि कहीं इल्ज़ाम ना लग जाए। इस सरकार ने वो फैसला लिया है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया जाएगा और भारत की सुरक्षा के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और भारत की सुरक्षा उच्च दर्जे का बना के रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान लगातार धमकियां देता रहता है कि हम न्यूक्लियर अटैक कर देंगे, हम लोग एक बड़ा हमला करेंगे। तो क्या लगता है पाकिस्तान कभी न्यूक्लियर अटैक करेगा? देखिए, हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर होते हैं। पाकिस्तान समझता था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बना लिया, इस्लामिक बम बन गया, अभी भारत उसके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। उसको ये भी मालूम है कि भारत की फ़ौज का मुकाबला पाकिस्तान की फ़ौज कन्वेंशनल जंग में नहीं कर सकती है। तो उसने वो जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसका मदद लिया और उसी न्यूक्लियर अम्ब्रेला के नीचे उसने भारत के अंदर दहशतगर्दी फैलाने की चेष्टा करी। और उसका जो एक प्रिंसिपल था, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। अब हमने उसके ब्लफ को कॉल कर दिया। वो कहते हैं ना, ताश के पत्ते को हमने शो करा दिया है। हमने ऑप संदूर में दिखाया है कि न्यूक्लियर थ्रेट के नीचे उसके माध्यम से किया जा रहा जो ये आतंकवाद पाकिस्तान कर रहा था, उससे अभी हम डरने वाले नहीं हैं। उसके न्यूक्लियर बम से हम डरने वाले नहीं हैं। उसके अंदर अगर हिम्मत है तो करके दिखाए। अगर वो एक न्यूक्लियर बम मारेगा, हम 10 मारेंगे। भारत तो फिर भी बहुत बड़ा मुल्क का बच जाएगा, पाकिस्तान का वजूद दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम से। भारत की जो क्षमता है बहुत है। भारत के पास ट्राइएड है। ट्राइएड का मतलब होता है कि एयर, लैंड एंड सी, हम तीनों माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई हमला हुआ तो उसका जो पलटवार होगा इतना भयावह होगा, इतना भयंकर होगा कि हमला करने वाला बचेगा नहीं। तो पाकिस्तान से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमने पाकिस्तान की बात करी, अब हम कश्मीर की बात कर लेते हैं। क्या लगता है कश्मीर की तस्वीर आज कितनी बदल गई है? देखिए, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर एक पैराडाइम शिफ्ट आया। वहाँ के अंदर जो पत्थरबाजी चलती थी, जो लगातार जो दहशतगर्दी की घटनाएं होती थी, उनके ऊपर अंकुश लगा। पाकिस्तान से ये पचाया नहीं गया। पाकिस्तान लगातार पूरी दुनिया में अब आज भी वही आलाप लगाता है, कश्मीर अनफिनिश्ड एजेंडा, कश्मीर यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान नहीं गया था, यूनाइटेड नेशन में भारत गया था। हमारे प्रधानमंत्री तब जवाहरलाल नेहरू गए थे और उसकी जो क्लॉजेस थे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन की, कि अगर उस रेजोल्यूशन के माध्यम से समाधान होना है तो पाकिस्तान की फ़ौज को पूरा J&K को खाली करना पड़ेगा, POK को खाली करना पड़ेगा, पूरा इलाका भारतीय फ़ौज के कब्जे में आएगा, उसके बाद में वहाँ पर रायशुमारी होगी। पाकिस्तान ने ना उसको आज तक छोड़ा और ना
वहाँ से कोई हटे और दहशतगर्दी करते चले आए, तो इसलिए रायशुमारी का मसला ख़त्म हो गया। उसके बाद भारत के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर कितनी इलेक्शनें हुई, कितने डेमोक्रेटिक प्रोसेस हुए, तो डेमोक्रेसी चल रही है वहाँ पे जो हम रायशुमारी की बात करते हैं तो वोट पड़ती है ना। अभी जो इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर कौन जीता है? ओपोजिशन वाले जीते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जीते हैं, बीजेपी तो नहीं जीती ना। तो भारत की गवर्नमेंट अपने आप को इम्पोज नहीं कर रही है J&K के अंदर। एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी प्रोसेस है। हमारे भारत के अलग अलग स्टेट है, हर एक स्टेट की अपनी गवर्नमेंट है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे ओपोजिशन की कोई पार्टियाँ हों। तो भारत की आवाम को खुली छूट है, आप अपने वोट के माध्यम से कोई भी सरकार चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप बंदूक लेके घूमेंगे कि हम बंदूक के जोर के ऊपर कोई आज़ादी हासिल कर लेंगे, आप वो ख्वाब लेते रहें, 100 साल तक वो ख्वाब पूरा नहीं होगा। भारत की फ़ौज बहुत तगड़ी है, बहुत बड़ी फ़ौज है, बहुत ट्रेंड फ़ौज है, बहुत मोटिवेटेड फ़ौज है। आप लड़ लड़ के मर जाएंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वोट डालें, अपनी सरकार बनाएं। इंडियन आर्मी ISI को किस नज़रिए से देखती है? ISI उसके लिए क्या है? पाकिस्तान की ISI एक जो होते हैं ना तटपुंजिया ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम यह है कि कोई तटपुंजिया काम करते रहें। तो भारत की फ़ौज को ISI से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम उनको निपट रहे हैं, अब आगे अभी निपटा है, आगे भी निपटेंगे। हमारे जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है वो ISI को उनके दांत खट्टे कर रहा है, उन्हीं की फील्ड के अंदर, उन्हीं के घर में घुस के उनको मारा जा रहा है। उन्हीं के द्वारा पाले हुए उग्रवादी उधर ही मारे जा रहे हैं। हमें पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ISI की अगर वो काबिलियत है तो ये काबिलियत आपके सामने जाहिर है। तो ISI का है पाकिस्तानी फ़ौज, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस, हमारी पूरी भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिसके अंदर हमारे सारे अदारे हैं, उसमें आर्मी भी है, पुलिस भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, सब लोग मिलके वहाँ काम करते हैं। वहाँ डिक्टेटरशिप का काम नहीं है, उनका काम प्योर इंटेलिजेंस का काम है। जबकि पाकिस्तान ISI का काम पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है, वहाँ पे इलेक्शन में कैसे हेरा फेरी करनी है, इमरान खान को कैसे जेल में डालना है, वो काम कर रही है ISI। तो हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई कोशिश करेंगे मार खाएंगे। बहुत से यंगस्टर्स हैं जो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका सपना है, आपने काम किया है, उनके लिए एक संदेश जो आप देना चाहेंगे? हाँ, देखिए ऐसा है कि इंडियन आर्मी हिंदुस्तान का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हम लोग वॉलंटियर होके भर्ती होते हैं, अपनी मर्ज़ी से भर्ती होते हैं, हमको ज़बरदस्ती रिक्रूट नहीं किया जाता। हम जब अपनी मर्ज़ी से कोई काम करते हैं वो हम जज्बे के साथ करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, और मोटे तौर पे हम उस यूनिट के लिए करते हैं जिस यूनिट को हम जाके ज्वाइन करते हैं, जिसका हम हिस्सा बनते हैं। चाहे हम जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, मैकेनाइज्ड फोर्सेस है, आर्मर्ड कोर है, आर्टिलरी है, तो हम जिस रेजिमेंट में जाते हैं उसका नाम, नमक और निशान के लिए हम काम करते हैं। और ये जो उसका एक माहौल बनता है, जो एक फैमिली कल्चर बनता है फ़ौज के अंदर, ये कल्चर आपको भारत की किसी और अदारे में नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, ये नहीं कि हमारे और जो ऑर्गेनाइजेशन किससे कम है, लेकिन भारत की फ़ौज का कल्चर एक बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विभिन्न है, और वो एक ऐसा कल्चर है जो एक आपको फैमिली के तौर पे रहता है। आप जब आते हैं और जब आप मिलते हैं कि आप मेरे से मिले कि अरे जनरल दत्ता, तो मैं बोलो आप कौन है, कि मैं कैप्टन स्वयं से हूँ, तो मेरे को उसके बाद आपकी इंट्रोडक्शन की और कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता चल जाता है कि आप कहाँ से पैदा होके आए, किस भट्टी से निकले आप, किस फैक्ट्री ने आपको बनाया। तो ये थे हमारे साथ VK दत्ता जी। और भी इंटरव्यूज़ और भी इंटरेक्शंस हम आपके लाते रहेंगे। जुड़े रहिए इंडिया TV के साथ।